करते हैं क्लास। तो हम लोग इससे पहले इन्नेट इम्यूनिटी, एडॉप्टिव इम्यूनिटी और सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, सेल्स ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी और एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ये पढ़ चुके थे। नाउ द एंटीजन। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या एंटीबॉडी है, दे रिकॉग्नाइज foreign materials and these foreign materials are known as antigens. So every antigens have some receptors and या फिर आप कह सकते हो कि they have some identifiable part or these identifiable part is known as epitope or antigenic determinant. Means कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कई सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पार्ट हो सकते हैं। जैसे कोई भी फॉरेन मटेरियल या पैथोजन आता है, उस फॉरेन मटेरियल या पैथोजन के पास कुछ आइडेंटिफिकेबल पार्ट्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, जनरली स्टार्टिंग में। देन आफ्टर क्लास स्विचिंग से कई सारे एंटीबॉडी फॉर्मेशन होते हैं जिससे कि जो एंटीबॉडी होती है फिर फर्दर रिकॉग्नाइज करती है उन एंटीजन्स। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देखिए इस डायग्राम में देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास देयर आर सेवरल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पार्ट। ठीक है, देखिए ये जितने भी बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पार्ट दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज एपिटोप। क्या कहते हैं इनको? एपिटोप्स कहते हैं। और दिस रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर मीन्स एंटीबॉडी या बी सेल रिसेप्टर या फिर आप कह सकते हो टी सेल रिसेप्टर जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो एंटीजेनिक पार्ट है वो एक भी हो सकते हैं और कई सारे भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द माइक्रोऑर्गेनिज्म कि वो लार्ज शेप का है या फिर स्मॉल शेप का। अगर छोटा है तो हो सकता है उसके पास सिंगल या एक से ज्यादा 2 या 3 हो, और अगर लार्ज सरफेस एरिया है तो उसके पास हो सकता है कई सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पार्ट होते हैं जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीबॉडीज। और जो रिकॉग्नाइजेबल पार्ट है एंटीबॉडी का, यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन या हाइपर वेरिएबल रीजन, जो भी एंटीबॉडी है या बी सेल रिसेप्टर है उसमें वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। तो जो हाइपर वेरिएबल रीजन यानी वेरिएबल रीजन है, चाहे हैवी और लाइट चेन है दोनों का, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग पार्ट। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन जिसको सीडीआर कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन इज नोन एज पैराटोप्स, जहां पे आपके एपिटोप्स आके बाइंड करते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए दिस इज द एंटीजन, ओके, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटीजन जो कि बाइंड किया है एंटीबॉडी से। ठीक है, एंटीजन तो बहुत बड़ा हो गया। एंटीजन मान लीजिए कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके पास लगभग इतना बड़ा एंटीजन है, लेकिन सिर्फ इतना पोर्शन ही उससे बाइंड हुआ। तो दिस पोर्शन इज नोन एज एपिटोप, ओके। एंड उसी तरीके से एंटीबॉडी भी बहुत बड़ा है। एंटीबॉडी के पास कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन दोनों है। तो वेरिएबल रीजन जितना पार्ट एपिटोप से बाइंड होता है, फॉर एग्जांपल इतना रीजन उसका, या कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन सीडीआर रीजन इससे बाइंड हो रहा है, तो उसको कहेंगे पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी। तो पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी के पास है, उसी तरीके से एंटीजन के पास क्या होता है? एपिटोप। ओके, सो एपिटोप और पैराटोप
आपस में बाइंड होके फिर पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, लेकिन डिपेंड करता है कि एंटीजन का जो एपिटोप रीजन है या एंटीजन है वो ये रिस्पॉन्स के काबिल है कि नहीं है। मतलब अगर देखिए हर एंटीजन इम्यूनोजेन नहीं होता है। ओके, एंटीजन के कुछ फीचर्स हैं जिस जो उसको इम्यूनोजेन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए बहुत स्मॉल साइज वाले जो एंटीजन है वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, उनको हैप्टेंस कहते हैं। ओके, कुछ एंटीजन है जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स दे पाते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, फॉरेननेस होते हैं और लार्ज शेप के होते हैं। तो वो अगर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उनको इम्यूनोजेंस कहते हैं, और अगर वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, स्मॉल साइज के हैं, तो उनको हैप्टेंस कहते हैं। और हैप्टेंस जब किसी कैरियर मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं तो वो हो सकता है इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स दे। खैर इसको अभी फर्दर समझेंगे। यहाँ पर समझने का मतलब ये कि एंटीजेंस क्या है। एंटीजेंस यानी फॉरेन मॉलिक्यूल, ओके, जो जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर, ठीक है। और एंटीजेंस के पास बाइंडिंग साइट्स होती है जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीबॉडी बाय द या एड ऑफ पैराटोप, और एंटीजन के पास जो बाइंडिंग साइट है उसको कहते हैं एपिटोप। ओके, नाउ द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज फंक्शनल क्लासेस ऑफ एंटीजन्स। तो एंटीजन्स की कई क्लासेस हैं। क्लासेस इन द सेंस कि एंटीजन्स इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या एंटीजन जो है वो स्मॉल साइज के हैं, या फिर एंटीजन रिस्पॉन्स को कम कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शनल टाइप होते हैं वो 3 टाइप के हैं। एंटीजन्स को 3 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, इम्यूनोजेंस, हैप्टेंस और टॉलरोजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ओके, so first is immunogens. So immunogens are the molecules that evoke a specific positive immune response. Okay, so those substances that evokes a specific positive immune response are known as immunogens. Okay, तो जो immunogens होते हैं they generally bind with receptor या antibody and then activate the immunogenic response. For example, they देखिए फर्स्ट एंटीजन जब बाइंड होता है एंटीबॉडी या बी सेल रिसेप्टर से, तो उसको कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो उससे मेमोरी सेल फॉर्मेशन होता है और प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर जब फर्दर वही एंटीजन आके मतलब इन्फेक्शन फैलाता है या जो वही एंटीजन है वो रिकॉग्नाइज होता है, तो वो किससे रिकॉग्नाइज होता है? बाय द मेमोरी सेल्स। और क्लास स्विचिंग से कई सारे डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी क्लासेस या आइसोटाइप्स फॉर्मेशन होता है, जिससे कि उसका फर्दर रैपिड एलिमिनेशन होता है। ओके, तो ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है ये इम्यूनोजेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि वो एंटीजेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उनमें कुछ एंटीजेंस होते हैं जो कि नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब कि वो रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाते ऑन द बिकॉज ऑफ देयर साइज और सम अदर रीजन। ठीक है, वो रीजन अभी हम बताएंगे कि कैसे इम्यूनोजेनिसिटी होती है। ओके, तो haptens are those molecules, they are non-immunogenic or can be bound to an immunogen। मीन्स कि अगर वो इम्यूनोजेन से बाइंड करते हैं तो दे विल
या आप कह सकते हो कि दे विल इवोक अ पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हेप्टेंस इम्यूनोजेंस से बाइंड कर रहे हैं और उन इम्यूनोजेंस को जिससे वो बाइंड करते हैं उनको कैरियर कहते हैं। ओके, अभी हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे आपको कि जो नॉन इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल्स है, इफ दे बाउंड विद इम्यूनोजेंस which is referred to as carrier, they will evoke positive immune response, but when they are present alone they cannot evoke positive immune response. So haptens can be immunogens if they will bound with carrier molecule. ओके, अगर वो किसी कैरियर प्रोटीन से बाइंड करते हैं तो फिर वो इम्यूनोजेंस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट अलोन, फॉर एग्जांपल पॉइजन इनवी है या पेनिसिलिन है, ठीक है, तो ये हेप्टेंस कहलाते हैं, लेकिन ये कोई इम्यूनोजेनिक रिस्पांस नहीं क्रिएट करते। लेकिन अगर यही पॉइजन इनवी या कैरियर मॉलिक्यूल सॉरी पेनिसिलिन किसी अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ये इम्यूनोजेनिक रिस्पांस दे। ठीक है, तो immunogens are those which evoke a specific positive immune response. So every antigen is not a immunogen, okay, but all the immunogens are antigen, क्योंकि वो फॉरेन होते हैं, और जो भी फॉरेन है वो एंटीजन है जिससे एंटीबॉडी बाइंड कर रही है। So haptens are antigen, can bind to immune receptor but cannot by themselves induce a specific immune response. तो haptens वो मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल बी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तो दे आर नॉट immunogenic. However, when haptens is chemically bound to a immunogen, अब उसको immunogens ना कह के उनको कहेंगे कि carrier. If they bound with carrier, तो they will generate immune response. कि अगर वो carrier molecule से bind करते हैं तो they can generate immune response. Now the third is tolerogens. Tolerogens actually are those molecules that induce adaptive immune unresponsiveness. इसका मतलब ये है कि देखिए स्टार्टिंग में जब बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर सिंथेसिस हो जाती है तो फर्दर बी सेल और टी सेल मैचुरेशन होता है, और बी सेल टी सेल मैचुरेशन के लिए क्या चाहिए, वो फिर क्या करते हैं, अपने सेल्फ मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि टी सेल है वो सेल्फ एमएचसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, बी सेल है वो एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर टी सेल्स सेल्फ एमएचसी से बाउंड नहीं कर पा रहे तो उनको क्या किया जाता है, उनका नेगेटिवली सेलेक्ट कर दिया जाता है, या फिर वो किसी एमएचसी मॉलिक्यूल से टाइटली बाउंड हो जा रहे हैं तो भी उनको नेगेटिवली सेलेक्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन जब वो सेल्फ एमएचसी से लूजली बाउंड कर रहे हैं तो उनको पॉजिटिव सेलेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये जो सिलेक्शन है, या सेल्फ मॉलिक्यूल से वो बाइंड ना कर पाए, ठीक है, या खुद के मॉलिक्यूल से बाइंड ना करे, अदरवाइज वो ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस रिस्पॉन्स को कम करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कहते हैं टॉलरोजेंस। तो ये जनरली जो है स्टार्टिंग जब सिंथेसिस हो रही होती है तभी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाद में भी लेटर भी कई बार प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो ब्लड दिया जा रहा है तो उस समय उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी ना प्रोड्यूस करे तो फिर टॉलरोजेंस काम करते। तो टॉलरोजेंस आर दोज दैट इंड्यूस एडॉप्टिव इम्यून अनरिस्पॉन्सिवनेस, मतलब वो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कम करते हैं, इम्यून
इम्यूनोजेंस वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, जबकि टॉलरोजेंस वो होते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं, जस्ट रिवर्स। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोजेंस। यहां पर इम्यूनोजेंस हेप्टेन्स, हेप्टेन कॉन्जुगेटेड कैरियर, सॉरी कैरियर कॉन्जुगेट, और हेप्टेन नॉट कॉन्जुगेटेड टू कैरियर। तो ये चार क्लासेस दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो द फर्स्ट इज इम्यूनोजेंस। तो इम्यूनोजेंस जो भी होंगे उनके पास एपिटोप्स यानी कि सरफेस रिसेप्टर होगा जिसको वो रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन के जो भी एपिटोप्स होगा उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो हेप्टेंस होते हैं यानी सिंथेटिक एपिटोप्स, ये स्मॉलर साइज के होते हैं। ये जो भी एपिटोप्स है उसमें रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इट मीन्स कि दे विल बाइंड बट दे कैन नॉट इंड्यूस इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं कर सकते। हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट, अगर हेप्टेन से, दिस इज द हेप्टेन, इफ दे बाइंड विथ कैरियर, ठीक है, तो हेप्टेन कैरियर जो होते हैं दे विल इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हेप्टेन कैरियर के साथ जुड़ जाता है तो दे कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो फिर इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हेप्टेन नॉट कॉन्जुगेटेड टू कैरियर, अगर हेप्टेन के साथ कैरियर को भेजा जाए, सॉरी हाँ, तो कैरियर तो इंड्यूस करेगा रिस्पॉन्स को, तो रिस्पॉन्स मिलेगा। ये है कि वो रिस्पॉन्स हेप्टेन के कारण नहीं है, दिस रिस्पॉन्स इज बिकॉज ऑफ दिस कैरियर, क्योंकि कैरियर क्या है, वो इम्यूनोजेंस है और वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो क्लियर है कि immunogens or carrier induce immune response. Hepten alone cannot induce immune response. Hepten conjugated with carrier can induce immune response, and hepten with carrier साथ में जब जो है इंजेक्ट कराया जाए तो they will induce response because of this carrier. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्यून रिस्पांस, या हो सकता है ग्राफ भी दे दिया जाए कि एक ग्राफ में जो है इम्यून रिस्पांस का जो वो लाइन होगा वो शो हो रहा हो, एक में ना शो हो रहा हो। तो इफ नहीं शो हो रहा है तो दैट मीन्स कि दे आर हेप्टेन, और अगर शो हो रहा है तो इट मीन्स कि दे आर इम्यूनोजेंस, या फिर हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट, या फिर हेप्टेन नॉट कॉन्जुगेटेड विद कैरियर, या हेप्टेन विद कैरियर। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, उसके क्वेश्चन हम करा देंगे। नाउ द इम्यूनोजेनिसिटी, कैसे कोई एंटीजन जो है वो इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करता है, या फिर एज ए इम्यूनोजेंस कैसे होता है। तो दे हैव सच कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना, ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना इंपॉर्टेंट है अगर वो इम्यूनोजेन है। तो इम्यूनोजेन होने के लिए या इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 3 कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। वन इज साइज, सेकंड इज फॉरेननेस, एंड थर्ड इज केमिस्ट्री। ओके, तो साइज मीन्स कि दे हैव मिनिमम वेट दैट इज ग्रेटर देन 10 किलो डाल्टन, कि उनका जो वेट होना चाहिए, मॉलिकुलर वेट होना चाहिए, वो 10 किलो डाल्टन से अबव होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज फॉर एंटीजेनिक डिटरमिनेंट और प्रोटीन एंटीजन इज अबाउट 5 to 6 एमिनो एसिड। किसी भी प्रोटीन
इम्यूनोजेन है अगर, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, दे कंटेन 5 to 6 अमीनो एसिड। इफ दे आर कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो दे हैव मैक्सिमम साइज इज अबाउट 4 to 5 हेक्सोज यूनिट। उनके पास 4 to 5 हेक्सोज यूनिट होनी चाहिए अगर वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, और अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो 5 to 6 एमिनो एसिड होने चाहिए। तो ये अगर साइज है उसका, तब वो एज ए इम्यूनोजेन की तरह, या दे विल प्रोड्यूस इम्यूनोजेनिसिटी। इसके अलावा सेकंड इज फॉरेननेस, कि वो फाइलोजेनिक डिस्टेंस हो। इट मीन्स कि अगर वो जितना ज्यादा जो है दूर का होगा, दैट मीन्स कि जितना ज्यादा फॉरेन होगा, जितना ज्यादा उसमें डिफरेंसेस होंगे, उतना ज्यादा वो नॉन सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज होगा। और अगर वो ज्यादा लाइक अलाइक होगा, ठीक है, या हो सकता है कि पर्टिकुलर स्पीसीज का हो, तो वो फिर एज ए सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज होगा। तो सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज के लिए फिर तो टॉलरोजेंस वहां पर रिएक्ट करेंगे और फिर उसके अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जितना नॉन सेल्फ होगा या जितना डिफरेंसेस होंगे उसके उसमें, उतना ज्यादा जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो सेकेंड वन इज फॉरेननेस एंड थर्ड वन इज केमिस्ट्री। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट मीन्स कि हो सकता है कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी कि कई सारे उसमें फंक्शनल ग्रुप्स हो, डाइवर्स एपिटोप्स हो। तो जितनी ज्यादा केमिस्ट्री, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतना ज्यादा वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने की क्षमता रखता है। Okay, so these three important characteristics which is responsible for immunogenicity. Okay, clear है? Now the Yes, adjuvant, ठीक है। देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब ये है कि कोई इम्यूनोजेंस होता है, ठीक है, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस तो करते हैं, बट सर्टेन मॉलिक्यूल्स कैन इंड्यूस मोर इम्यूनोजेनिसिटी अगर उनको उनके साथ भेजा जाए। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इंड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को बाय देयर इन्फ्लामेटरी एक्शन, उनको कहते हैं एडजुवेंट। तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल के इम्यून रिस्पॉन्स को ही बढ़ा सकते हैं, बट नॉन इम्यूनोजेंस को इम्यूनोजेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ये हेप्टेन मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेनिक नहीं बना सकते, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि नॉन इम्यूनोजेनिक है उसको इम्यूनोजेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट कोई इम्यूनोजेनिक या इम्यूनोजेंस है तो उसके इम्यूनो स्टिमुलेंट को या इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करते, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं एडजुवेंट्स। ओके, यानी कि एडजुवेंट्स आर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोस्टिमुलेंट्स दैट इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स बाय देयर इन्फ्लेमेटरी एक्शन। They also prolong contact with immunogen by acting as depot of antigen decoding. This increases the strength of the immune response, but cannot make a non-immunogenic molecule into an immunogen. यानी कि ये कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम नहीं करेंगे कि हेप्टेन को इम्यूनोजेनिक कर दे, बट दे विल इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यूनोजेन। वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं if they will add together, अगर इनको इम्यूनोजेन के साथ ऐड कर दिया जाए। ओके, नाउ एंटीजन प्रोसेसिंग, कि एंटीजन की कैसे प्रोसेसिंग होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एंटीजन आया, ठीक है, दे हैव एपिटोप्स। तो जो भी एंटीजन है उससे बाइंड कौन करेगा? सबसे पहले बाइंड करेंगे जिनके पास उसका सरफेस रिसेप्टर होगा, यानी कि
बी सेल्स से बाइंड करेंगे वो, या फिर वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड करेंगे। यानी कि ये जो मैक्रोफेजेस है या फिर बी सेल्स है या फिर डेंड्रोइटिक सेल्स है या फिर लैंगरहैंस सेल्स है, दे आल्सो आर डेंड्रोइटिक सेल्स। तो इन सेल्स से ये बाइंड करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ दीज सेल्स नाउ इंड्यूस फैगोसाइटोसिस। कोई भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज क्रिएटेड बाय द एंटीजन और रिसेप्टर बाइंडिंग, ठीक है। एंटीजन वो किसी रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, उससे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। तो वो रिसेप्टर किसके पास है? बी सेल्स के पास है, या फिर वो सॉल्युबल रिसेप्टर यानी कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर है, जिसके थ्रू वो बाइंड होके फिर मैक्रोफेज से या डेंड्रोइटिक सेल्स से बाइंड हो रहे हैं, ठीक है, यानी फैगोसाइटिक सेल्स से बाइंड हो रहे हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस के बाद फिर क्या होता है? फैगोलाइसोसोम बनता है, सबको पता है। फैगोलाइसोसोम फिर ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस से इनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। अब इन पेप्टाइड्स की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग से फिर ये एमएचसी से जुड़ते हैं। जो एंडोसाइटोसिस से जो पेप्टाइड्स बने होते हैं वो MHC1 से जुड़ते हैं। सब बताया जा चुका है आपको, ठीक है, इसको पढ़ते रहिएगा, बस ये रिवाइज किया जा रहा है। MHC1 से जुड़ते हैं, यानी कि एंटीजन प्रोसेसिंग के बाद वो MHC1 जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहा है, फिर वो गोल्जी बॉडी में जाता है और गोल्जी बॉडी में उसमें पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप होता है, यानी कि अल्फा 2 और अल्फा 3, उससे आके ये पेप्टाइड्स जुड़ते हैं और पेप्टाइड जुड़ के इनको फिर सरफेस पे फ्यूज किया जाता है और ये सरफेस पे शो करते हैं। किसकी सरफेस पे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी है? हमने बताया था आपको, बी सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, डेंड्रोइटिक सेल्स है यानी फॉलिकुलर डेंड्रोइटिक सेल्स और लैंगरहैंस सेल्स। इन सेल्स के पे ये शो होते हैं। तो ये MHC1 है। और MHC2 यानी कि एक्सोसाइटोसिस से जिनकी जो है प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो डायरेक्टली पेप्टाइड्स में अंदर आके ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्रोटीएजेस से, और ब्रेक डाउन होने के बाद उनका जो MHC है ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहे हैं गोल्जी बॉडी में, फिर वेजाइकिल आके इनसे फ्यूज होते हैं। और फ्यूज होने पर क्या होता है? जो इनवेरिएंट चेन वो क्या होती है? वहां से हट जाती है। एक्चुअली स्टार्टिंग में ही क्या होता है, जो इनके इनवेरिएंट चेन है वो इनके पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप से अटैच होती है। अगर वो अटैच ना हो तो MHC1 के पेप्टाइड्स आके यहाँ पर जुड़ जाए, इसलिए वो अटैच होते हैं, जिससे कि एंडोसाइटोसिस वाले एंडोसाइटिक प्रोसेस के एंटीजन ना जुड़ के इससे एक्सोसाइटिक प्रोसेस वाले एंटीजन जुड़े, और ये एंटीजन आके फिर यानी कि पेप्टाइड आके इससे बाइंड करे, और बाइंड करने पे ये फिर फर्दर शो होते हैं MHC1 के थ्रू, MHC2 के थ्रू। तो अब MHC1 को रिकॉग्नाइज करेंगे CD8 और MHC2 को रिकॉग्नाइज करते हैं CD4। तो CD4 आपको सबको पता है कि CD4 क्या होते हैं? CD4 होते हैं T हेल्पर सेल और CD8 इज T साइटोटॉक्सिक सेल। अब जब ये बाइंडिंग करते हैं T हेल्पर सेल्स से, तो इनमें क्या होता है? T हेल्पर सेल्स में फर्दर मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन से ये क्या करते हैं? साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि IL-2 या फिर IL-4